एक कहानी ये थी, एक कहानी ये थी भाई मनु भंडारी। एक कहानी ये भी, लेखिका मनु भंडारी ने इस आत्मकथा को कहानी कहा है। पूरी तरह से ये एक कहानी नहीं है और न ही एक सिलसिलेवार ये आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, ये पूरी तरह से ऑटोबायोग्राफी नहीं है, लेकिन मनु भंडारी इसको एक कहानी बोल रही है। तो हम लोग ये समझेंगे कि आखिर एक आत्मकथा के तौर पर इसको लिया गया है और इसमें मनु भंडारी जी क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग मनु भंडारी जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक है, मनु भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार है और इनका जन्म मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में, आप लोग उसका नोट्स भी बना सकते हैं और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ हम दे देंगे, है ना, अगर आपके पास टेलीग्राम होगा तो। जन्मी मनु का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। ठीक है, और लेखन के लिए उन्होंने मनु नाम का चुनाव किया। उन्होंने एमए एक की शिक्षा पाई और वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रही। ठीक है, टीचर रही। जन्म का 13 अप्रैल 1931 और उम्र जो है 89 था भानपुरा। और इनके हस्बैंड का नाम था, पति का नाम था राजेंद्र यादव, जो एक लेखक थे। इनके माता पिता सुख संपत राय और इनको एक व्यास सम्मान मिला हुआ है। शिक्षा इन्होंने ली है बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। इनका लिखा हुआ कहानी कुछ है जो बता रहे हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, ये कहानी है। उपन्यास में आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान और महाभोज। नाटक लिखी थी बिना दीवारों का घर। सम्मान क्या क्या मिला है इनको? हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार द्वारा सम्मान, भारतीय भाषा परिषद, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और व्यास सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत है। चलते हैं हम लोग। एक कहानी ये भी मनु भंडारी की एक आत्मकथा मानी जाती है, लेकिन फिर भी ये कहें कि ये सिलसिलेवार आत्मकथा लिखा गया नहीं है। पहला कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुर गांव में हुआ था। ठीक है, दूसरा, और ये पहले अजमेर में भी रहते थे ये लोग। जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले का नाम था ब्रह्मपुरी मोहल्ला। 2 मंजिला हुआ करता था और जिसकी ऊपरी मंजिले में कहा जाता था इनका पिताजी का साम्राज्य था और नीचे में ये 5 भाई बहन थे। और ऊपर वाला जो पिताजी का जो कमरा था वो थोड़ा अव्यवस्थित रहता था, क्योंकि वो इसके पिताजी अपने घर में बच्चों को पढ़ाते थे, डिक्टेशन देते थे, इसका किताब सब बिखरा हुआ रहता था। और नीचे ये 5 भाई बहन, और भाई बहनों में से सबसे छोटी जो थी वो मनु थी, मनु भंडारी। और इनकी जो फादर थे, इनके जो पिताजी थे, थोड़ा इनके पिताजी का जो व्यवहार बच्चों के प्रति बहुत रूखा और कठोर व्यवहार हुआ करता। और इस तरह से अगर हम बताएं, इनके जो फादर थे, मनु भंडारी जो फादर थे, वो हमेशा कंपैरिजन करते थे। ठीक है, जैसे इनसे 2 साल की बड़ी जो बहन थी सुशीला, ठीक है, तो
उससे बार बार मनु का कंपैरिजन होता था। तो कंपैरिजन होता था तो मनु को अच्छा नहीं लगता था। और वो कहती है कि ये जो एक कहानी ये भी है, इसमें वो क्या बताना चाह रही है, इसमें ये बताना चाह रही है कि उनका पिताजी का जो व्यवहार था, अच्छा व्यवहार बुरा व्यवहार, अच्छा व्यवहार और बुरा व्यवहार इनकी जीवन में इफेक्ट किया, है ना। और कई तरह की ग्रंथियां इनमें तैयार हो गई, है ना। उनके पिताजी का जो भी व्यवहार था ये कहीं ना कहीं इनको इफेक्ट किया, और सिर्फ जिंदगी भर मनु भंडारी वो ऐसा व्यवहार हमसे क्यों किया गया, इसी जद्दोजहद पर अपनी जिंदगी को गुजारी। उनकी माँ वो पढ़ी लिखी नहीं थी और इनके पिताजी का जितना भी ऑर्डर होता था वो सब सुनती थी, ऐसे कि यही उनका नियति है। और मनु कहती थी कि मेरी माँ तो घर के लिए बहुत अच्छी थी, अगर आदर्श महिला थी कि पिताजी के सारे बातों को मानना, समय पर सब कुछ उनको देना, प्रोवाइड करना, लेकिन इस बात को, ये जो मेरी माँ के अंदर में ये जो बात थी, इसको कभी भी प्रेरणा के तौर पर हम लिए नहीं, क्योंकि हम अपनी माँ की तरह बनना नहीं चाहते थे, ठीक है। और हमेशा जो पिताजी जिस तरह से व्यवहार करते थे, जो हमें कमी ढूंढते थे, उस पर हमेशा कॉम्पिटिटिव रहते थे कि कुछ कर दिखाना। दूसरा, इनकी फादर का कहना था कि जब बहनों का शादी हो गया, भाई भी ये लोग सेटल हो गया, तो जब सबसे छोटी लड़की थी वो घर बच गई, तो कहते जब मेरे भाई बहन सेटल हो गया तब हमारे फादर का हमारे पर ध्यान पड़ा, तब वो मेरे बारे में सोचे और हमको रसोई में जाने से मना करते थे। उसको भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना का मतलब होता है कि सारा टैलेंट वहां भट्टी में चला जाता है और उसे दूर रहने का। उसमें देश 44 का टाइम चला, 1944 का टाइम चला, आजादी के नजदीक था, तो चारों तरफ जो है प्रभात फेरी और आंदोलन का वक्त चलता था। तो उसके घर में भी लोग आते थे, राजनीतिक दलों के लोग आते थे। तो मनु कभी भी चाय पानी कुछ पहुंचाने जाती थी तो उसके पिताजी उसको बैठा लेते थे, बोलते तुम भी सुनो। वो चाहते थे कि मेरी बेटी भी इस तरह का वो बने, है ना। वो इस तरह की लड़की नहीं बने कि जिस तरह की लड़की का जिंदगी जैसे रसोई में चला जाता है, लड़कों की तरह वो पाल चलना चाह रहे थे। तो उनके पिताजी के अंदर में एक चीज था, लड़कियों को कॉम्पिटिटिव देखना चाहते थे, संघर्ष करने वाली लड़की देखना चाहते थे, मजबूत लड़की देखना चाहते थे। तो वो कहती थी कि मेरे पिताजी के कई रूप से हम परिचित थे, कई तरह का रूप। हम लोग भी अपने फादर और मदर के अंदर में कई तरह का तस्वीर देखते हैं। कभी कभी कोई बात जैसा लगता है कि कॉपी कर ले, और कभी कभी कोई बात ऐसा लगता है कि कभी हम इस चीज को तो कॉपी करेंगे। लेकिन वो जो व्यवहार हमारे इर्द गिर्द घूमता है पेरेंट्स के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में रच बस जाता है। और कभी कभी हम भी जीवन में वैसा ही रिएक्ट करते हैं। कभी एक ऐसा रिएक्शन निकलता है जैसे पापा वाला रिएक्शन निकल जाता है किसी के सामने, और जैसे मम्मी वाला रिएक्शन निकल जाता है। माने हमारे अंदर में जो व्यवहार होता है, हमारे माता पिता के व्यवहार का घालमेल होता है, मिक्सचर आ जाता है। तो मनु भंडारी कहती है कि मेरा जीवन भी इस तरह से वो व्यवहारों का गुत्थी हो गया, मिक्स हो गया मेरे अंदर में। और मनु भंडारी कहते हैं ये जो हम कह रहे हैं आपसे, ये कोई पिता पुराण नहीं कर रहे हैं कि पिताजी का पुराण उठाकर नहीं बैठे हुए हैं, पिताजी का आलोचना करने नहीं बैठे हुए हैं। हमारा जीवन किस तरह से तैयार हुआ,
वो जब कॉलेज में जाती है तो एक टीचर रहती है अग्रवाल, और वही टीचर उसको साहित्य की तरफ मोड़ती है। पहले मनमंडल किताब कुछ भी उठाकर पढ़ लेती थी, लेकिन बाद में उस टीचर ने कहा कि कौन सा किताब पढ़ना है, उस किताब के बारे में वो बताई कि ये किताब आपको पढ़ना है। और फिर धीरे धीरे वो कई सारे लेखकों को किताब पढ़ी, जिसमें से वो शरत चंद्र के उपन्यास से शुरू करके प्रेमचंद, और प्रेमचंद से आगे निकलकर वो जैनेन्द्र, अज्ञेय किताब पढ़ी। कई किताब का नाम इसमें दिया भी हुआ है। एक सुनीता नाम का एक उपन्यास पढ़ी थी, शेखर एक जीवनी पढ़ी, नदी के द्वीप, त्याग पत्र और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का, और जिनसे वो असलियत में समझ पाई कि जीवन क्या है। और 46-47 के दिनों में वो क्या करती थी, अपने कॉलेज में क्या करती थी, वो आंदोलन करती थी, हड़ताल करती थी, और उसकी एक आवाज पर 3 लड़की हुआ करती थी, जिसके एक आवाज पर पूरा कॉलेज खाली हो जाता था, और जो प्रिंसिपल थे कुछ नहीं कर पाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो पत्र लेके उसके पिता को और बुलाए कि आपकी बेटी जो है ना, उसको घर में ही बैठाइए। बोले क्यों? तो पत्र में जाता, तो वो कहने लगे उसके पिताजी, ये लड़की मेरा नाक कटवा देगी, परेशान कर रखी। अब प्रिंसिपल उसको बुलाए हैं। प्रिंसिपल जब उसको बुलाते हैं तो सारा से समझाते हैं, तो प्रिंसिपल वो कहते हैं वो कि आज का तो समय ही चल रहा है आंदोलन का, आजादी का, भला इसमें किसको कौन रोक सके। तो मन्नू जब रात को वो देरी से आती थी, आंदोलन करते तो देरी से आती थी, तो उसके पापा जब देखते थे कि माहौल खराब है तो पड़ोस वाला घर में चली जाती थी और माँ को कह के जाती थी, पिताजी का जो बकबक कम हो जाता हमको बुला लेना, ठीक है। तो वो बैठे रहते थे, तो उसकी माँ आती थी, बोलती थी कि तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं तुम्हारे सुन से। तो वो अबाक हो करी, मेरे पापा हमसे खुश है ना। मतलब उसका पापा उसका तारीफ भी करे ना कभी भी, तब भी वो सोचने लग, वो गड़ जाती थी। वो जो वो तारीफ का शब्द निकालते थे तब भी हम गड़ जाते थे जमीन में कि क्या हम इसके लायक हैं क्या। अपने पर भरोसा नहीं होता था कि हम लायक हैं, क्योंकि पापा तो हमको उस नजर से देखते ही नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अपने को अंडरस्टिमेट करती थी अंदर अंदर, है ना, बहनों से तुलना, भाइयों से तुलना, है ना। एक बार एक ऐसे सज्जन जो है उनके घर में आते हैं और वो कहते हैं, क्या भंडारी जी, आप हमारे घर की लड़कियां क्या इस तरह से लड़कों के साथ जाके हड़ताल करती है, क्या रह जाएगा। तो फिर वो गुस्सा जाते हैं, फिर बोलते हैं अब इतना वो थू थू कराने लगी ये लड़की कि लोग घर आके बोलने लगे। तो फिर एक डॉक्टर साहब रहते हैं, वो आते हैं उनके घर में, कहते हैं अरे भंडारी जी, कम से घर से निकला भी कीजिए, देखिए आपकी लड़की का क्या नाम होता है, एक आवाज पर कॉलेज खाली हो जाता है। वाह, ऐसी होनी चाहिए लड़की। और आज का जो आज़ादी का समय चल रहा है, फक्र होना चाहिए आपके लड़की को ऊपर में, बहुत अच्छा काम करते। उसी वक्त जो है जब मनु भंडारी घर के अंदर में आती है तो बोलती, आओ बेटी, आई एम रियली प्राउड ऑन यू। तो वो सुनती है, अच्छा लगता है, तारीफ करती है। फिर वो कहती है कि अंकल जो तारीफ कर रहे थे, शायद उन्होंने चौक पर भाषण देते हुए, बोलते क्या भाषण देती है ये, चौक पर खड़े होते। तो उस समय मेरा उम्र हार्डली बहुत 17 साल 18 साल का रहा होगा, हम क्या भाषण दे सकते हैं। लेकिन ये अंकल का नजरिया था, मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि मेरे पापा का नजरिया नहीं था मेरे ऊपर। लेकिन बाहर वाला जो व्यक्ति है वो हमारा तारीफ करते हैं कि पापा, हाँ, लेकिन पापा का चेहरा को बदलते हुए जरूर देखें। जब वो तारीफ कर रहे थे तो उनका चेहरा में बदलाव आ रहा था, मेरे प्रति गर्व का अनुभव उनके चेहरे में बदलता हुआ नजर आ रहा था, ये हम देखें। और इनका जो विवाह हुआ राजेंद्र यादव से, वो भी एक कड़वा समय था। और बाद में मनु जी का राजेंद्र यादव जी से जो है मैरिज होता है।
और फिर डिवोर्स हो जाता है ना। हमेशा ये पुरुष प्रधान समाज को ललकारती हुई आई है ना। तो ऐसी लेखिका मनु भंडारी और इसका ये छोटा सा ये कहानी, ये भी कुछ कुछ प्रसंग बीच में छोटा छोटा रह गया था है ना। वो इसीलिए कि बोलती है मनु भंडारी, हम देखने में काली थे और देखने में थोड़ा ठीक नहीं थे है ना। और मेरी जो 2 साल की बड़ी बहन थी वो देखने में वो गोरी थी, सुंदर थी, तो पिताजी उसको लाइक करते थे, इसको बहुत खराब लगता था। ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कम से कम। दूसरा क्या करते थे कि ये लोग घर में खेलती थी, खेल का नाम दिया हुआ है, शायद आप लोग भी घर में ऐसा खेले होंगे। खेल का नाम हम बता दे रहे हैं, इसमें दिया हुआ है खेल का नाम, वो ये नाम सुन के बहुत अच्छा लगा। और एक खेल का नाम था पकड़म पकड़ाई, ठीक है। और हाँ, सतोलिया, दूसरा लंगड़ी टांग, तीसरा पकड़म पकड़ाई, और काली किलो नाम का इंडोर खेल सब था, वो अपनी बहन के साथ खेलती थी। और हाँ, और नहीं ये आउटडोर था। इंडोर वाला गेम था गुड्डे गुड्डियों की विवाह, पास पड़ोस की लड़के लोग मिलकर कराती थी सब। और भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाने, और एक जो है कांच पीस कर जो मंझा बनाया जाता है धागे में, वो भी अपने भाइयों के साथ मिलकर वो करती थी। साथ साथ में ये कहती थी कि जिस तरह से पड़ोसी कल्चर जो हमारे मोहल्ले अजमेर में था, हम लोग पड़ोसियों के साथ करते थे। लड़कों का दायरा क्या था, वो बाहर जा सकते थे, अपना खेल सकते थे, अपना जीवन, लेकिन लड़कियों का उतना आज़ादी नहीं था, लेकिन इतना भी बंदिश नहीं था कि वो पड़ोस में भी ना जा सके। लड़कियों को पड़ोस तक जाने का इजाज़त था। तो पड़ोस कल्चर में था, मर गया नहीं था, पड़ोस कल्चर था, तब हम लोग कम से कम ये जीवन को जी पाए। क्यों? जब उनके फादर आ जाते थे घर में तो उनका दम घुटने लगता था, लेकिन पड़ोस कल्चर के कारण जो है उनका जीवन थोड़ा सा भी सांस लेने को मिला था। और बाद में उनकी शिक्षिका जो है उन्होंने बहुत मदद किया था। वो कहती है आज महानगरों में जो फ्लैट सिस्टम है, महानगरों में ये पड़ोस कल्चर खत्म हो गया है। तो वो कल्पना करती है कि उन लड़कियों का क्या होगा, उस पर चिंता जाहिर करती हैं कि अगर उनके साथ ऐसा घुटन हो तो फिर वो जिंदगी कैसे जिएगी। कई सारे प्रश्नों को अपने इस एक कहानी ये में भी एक लड़कियों की व्यथा को इस पुरुष समाज के सामने वो पटल पर रखती हैं, और थोड़ा भी हिचकिचाती नहीं है अपने पिताजी का आलोचना करने के लिए, है ना। और बड़े साफ सुथरे लहजों में जो है ये बात को रखती हैं, और उनके पिताजी की कई चेहरों को रखती है, उन मजबूत बातों को भी रखती है कि वो लड़कियों को रसोई घर में नहीं पसंद करते थे। और कई बार इस बात से वो गौरवान्वित होती थी, और दूसरी बात से वो गड़ जाती थी जब उसके पापा कहते थे, जब उसका कंपैरिजन घर में करते थे रंग रूप को लेके। आज के लिए इतना।